बेसिक नीड। क्यों बनाए राष्ट्रीय उद्यान, क्यों बनाए राष्ट्रीय उद्यान? बेसिकली है क्या, देखिए वन्य जीव जो रहते हैं, जीव जंतु हैं, ठीक है, पेड़ पौधे हैं, उनका संरक्षण करने के लिए बनाया गया। पहले जो अंग्रेज के काल में देखेंगे, अंग्रेजों के समय में हमारा भारत जो था, वहां पे आपके जीवों का शिकार होता था। जो टाइगर थे क्या करने जाते थे, गन पकड़े शिकार करने चले गए, उसके चक्कर में भारत में टाइगर की कमी हो गई, ठीक है, हाथी है उसका शिकार कर रहे हैं, दूसरे जीव जंतु हैं उनका शिकार मनोरंजन के लिए किया जाता था अंग्रेजों के समय में। इवन राजा महाराजा भी आप देखेंगे तो आपका शिकार करते थे, ठीक है, लकड़ियां काटते थे, इमारती लकड़ियां जिसको हम लोग, जैसे साल है, ठीक है, सागौन है, सागौन की लकड़ियों से वो लोग क्या बनाएंगे, स्लीपर कोच बनाएंगे। रेल का विकास हो चुका है, इसके कारण वनों का क्या हो रहा है, कटाई हो रहा है, वनों का ह्रास हो रहा है, पर्यावरण का जो जैव विविधता है या जो आपका इकोसिस्टम है वो बिगड़ रहा था। उसको बचाने के लिए, उसको संरक्षित करने के लिए क्या किया गया, राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया, ठीक है, ठीक है। देखिए अब राष्ट्रीय उद्यान के बारे में कुछ फैक्ट मैं आपको पहले बता देता हूं, उसके बाद हम लोग आएंगे कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, कहाँ है, कैसा है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में कुल मिलाकर हमारे पास 3 राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलेंगे। कितने राष्ट्रीय उद्यान, 3। कितने रहेंगे, देखिए 3 अलग अलग टाइम लाइन में रहेगा। पहला है 1978 में, दूसरा है 1981 में और तीसरा है 1982 में। ईयर याद हो गया क्या? छत्तीसगढ़ में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क हैं, 3 नेशनल पार्क हैं। कौन कौन से? सबसे पहला जो मिलेगा वो कब मिलेगा, 1978। 1978 में याद रखिएगा, ये जो जगह है इसको कहा जाता है बीजापुर, आपको याद होगा। इस बीजापुर में एक राष्ट्रीय उद्यान है, इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, क्लियर है क्या? ये कब बना है, 1978 में, क्लियर है। दूसरा नंबर पे 1981 में आपका, देखिए ये जिला है कौन सा, मनेन्द्र चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, इतना में फैला हुआ है। इसका नाम क्या है, गुरु घासीदास, गुरु घासीदास नेशनल पार्क लिख दे रहा हूं, राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। ये कब बना है, तो ये बना है 1981 में। अब इसके बाद तीसरा जो है 1982 का, ये आपका देखेंगे बस्तर, इस बस्तर में है, यहाँ पे इसको कहा जाता है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर वैली नेशनल पार्क। ये कब बना है, 1982 में। 3 नेशनल पार्क देखे कौन कौन सा, सबसे पहला बना है 1978 में इंद्रावती नेशनल पार्क, दूसरा है आपका 1981 में गुरु घासीदास नेशनल पार्क और तीसरा है आपका 1982 में कांगेर वैली नेशनल पार्क। तीनों नाम याद हो गए। अब नामकरण मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, जो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान के बीच से एक नदी बहती है, उस नदी का नाम क्या है, इंद्रावती नदी, ऐसे करके बहती है। तो इस इंद्रावती नदी के कारण इसका नामकरण क्या रखा गया, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। आपका गुरु घासीदास जो नेशनल पार्क है, इसका प्राचीन नाम, इसका पहले नाम था, क्या नाम था, संजय राष्ट्रीय उद्यान। क्या था, पहले नाम ये था, बाद में याद रखिएगा इसका नाम जो है वो बाद में चेंज किया। कई बार आपको ऑप्शन में संजय राष्ट्रीय उद्यान लिख देता है और आप कंफ्यूज हो जाएंगे ये किसका बात हो रहा है। तो याद रखिएगा, अगर ऑप्शन में आपको संजय भी लिखा हुआ है तो आपको ध्यान में रखना है कि ये गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान का पहले का नाम था, रीनेम किया गया उसको। और जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पे एक नदी बहती है कांगेर नदी, जो आपकी सबरी नदी की क्या है, सहायक नदी है। तो कांगेर नदी इसको बराबर बीच से ऐसे बह कर जाती है, इसलिए इसको क्या नाम दे दिए, कांगेर घाटी नेशनल पार्क। तीनों फैक्ट याद हुए क्या? कौन कौन सा नेशनल पार्क बताया मैं, इंद्रावती, दूसरा गुरु घासीदास, तीसरा था कांगेर घाटी। ईयर पता चल गया, 1978, 1981 और 1982। याद है, क्लियर है क्या? इसके बाद इसमें हमको और क्या जानना है, तो हमको जानना है इनका क्षेत्रफल। इनका क्या जानना है, क्षेत्रफल। सबसे, अगर इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये पहला चीज ये क्या है, प्रदेश का सबसे प्राचीन या सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है, क्लियर है ना। और कांगेर घाटी क्या है, प्रदेश का सबसे नवीन
अब देखिए अभी हमारे पास 3 ही राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे लेटेस्ट जो बना है वो भले 1982 में बना है लेकिन वही लेटेस्ट है। तो सबसे नवीन राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है हमारे पास? सबसे नया कांगेर घाटी। सबसे पुराना कौन सा है? इंद्रावती। अगर क्षेत्रफल की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल में देखें, इसका क्षेत्रफल है 1441 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 1441 वर्ग किलोमीटर। गुरु घासीदास नेशनल पार्क का कितना है? 1441। ठीक है। अब ये जो इंद्रावती है इसका मिलता है आपको क्षेत्रफल 1258 वर्ग किलोमीटर। कितना मिलता है? 1258 वर्ग किलोमीटर। और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान का जो है वो मिलता है क्षेत्रफल 200 वर्ग किलोमीटर। क्या क्या देखे? सबसे पहले देखे गुरु घासीदास नेशनल पार्क का, इसका जो क्षेत्रफल है वो अपने कितना मिला? 1441 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। दूसरे नंबर पे देखे इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, इसका क्षेत्रफल कितना है? 1252 वर्ग किलोमीटर, सॉरी 1258 वर्ग किलोमीटर। और कांगेर घाटी का कितना है? 200 वर्ग किलोमीटर। आंकड़े याद हुए क्या? अब देखिए इसको अगर हम लोग लिखते हैं तो ये हो गया 1258, ये बना है, ये हो गया 200, ये बना है। इन दोनों को जोड़ो, लगभग कितना हो रहा है? जो अप्रॉक्स आपका कितना के आसपास है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि ये अकेला इतना बड़ा है जितना इन दोनों को जोड़ते हैं तो बनता है। हो रहा है ना? याद रहेगा। अगर आपको पूछे सबसे बड़ा कौन सा है तो सबसे बड़ा आपका कौन सा होगा? सबसे बड़ा है गुरु घासीदास। और सबसे छोटा पूछा जाए तो कौन सा होगा? कांगेर घाटी। ठीक है। अभी बने हैं क्या ये राष्ट्रीय उद्यान? ठीक है। अब देखिए हमारा 1972 में आया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, उसमें हमारा बनाना चालू किए हैं क्या? टाइगर रिजर्व। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर चालू किए थे क्या? 1972 में आया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। कब आया है? 1972 में। 73 से फिर क्या चालू किए? प्रोजेक्ट टाइगर। जिम कॉर्बेट आप नाम सुने हैं? कहाँ है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क? उत्तराखंड। कहाँ है? उत्तराखंड। ठीक है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में सबसे पहली बार क्या किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर चालू किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर बेसिकली क्या है बोलने से, हमारे देश में बाघों की जो संख्या है वो धीरे धीरे क्या हो रही थी? कम हो रही थी। ठीक। किस कारण से कम हो रही थी? लोग अपने खुशी के लिए क्या करते थे? शिकार करते थे। ऐसा नहीं कि बाघ का मांस मारकर खा रहे हैं, खाना वाना नहीं था। उसके जो चमड़ी रहता था, उसका जो स्किन रहता था, ठीक है, उसको अपने घरों पे आप देखे होंगे पुराने मूवी में राजा महाराजा लोग अपने घर में क्या रखते थे? जानवरों का गर्दन कटा हुआ है उसको ऐसे टांग के रखे रहते थे, 12 सिंग है उसका सिंग रखे रहते थे, हाथी का दांत रखे रहते थे, शो ऑफ के लिए बेसिकली, है ना, कुछ फायदा नहीं था। लेकिन उनके शो ऑफ के चक्कर में कई जंगली जानवर क्या हो रहे थे? कम हो रहे थे। आप ध्यान दीजिएगा, एक समय ऐसा था कि भारत में लगभग हमारे जो बाघों की संख्या है वो 1400 के आसपास थी, 1400। कितना हो गया था? ठीक। अभी आप देखेंगे वर्तमान में ऑल ओवर वर्ल्ड 75% जो बाघ पाए जाते हैं, 75% बाघ वो कहाँ मिलेंगे? इंडिया। सोचिए इतना हमारा बाघ को हम लोग संरक्षित कर रहे हैं। 1400 से लेके अभी हमारे पास कितने बाघ हैं? 3600। कितने हैं? 3600। कम लगता है आंकड़ा, लेकिन आप याद रखिए जो 1400 है उससे कई गुना वृद्धि हुआ है संरक्षण करने के कारण। ये आंकड़े याद हो गए क्या? इतना को कंठस्थ कर लो, घूम फिर के यहीं से कोई सुनाते हैं। इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट मिलेंगे, मैं उसको बताऊंगा। हाँ जी, वो आंकड़े मैं बता दूंगा। ये अभी ये सिर्फ ओवरव्यू था, मैं ऐसा नहीं पढ़ा था, आपको भी पता है। ये हमारा क्या था? एक ओवरव्यू था कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसका सार आपको समझ आ जाए, समरी है। स्टार्ट करें फिर क्लास चालू करें? चलिए, नोट डाउन हो गया। सबसे पहला चीज, जो नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है इसको समझते हैं। तो देखिए, अगर एक वाक्य में समझे तो राष्ट्रीय उद्यान वह संरक्षित वन क्षेत्र होता है जहां वन, वन्य जीव, पक्षी, पेड़ पौधे और पूरी प्राकृतिक व्यवस्था जो इकोसिस्टम है उसको सुरक्षित रखा जाता है।
सिर्फ और सिर्फ जानवरों को नहीं, राष्ट्रीय उद्यान में वहां के जो इकोसिस्टम है, मतलब वहां एक पत्ता को भी आप नहीं कर सकते कुछ भी, ठीक है। याद रखिएगा, सरकार इस क्षेत्र को विशेष सुरक्षा करती है ताकि जीव जंतु और जंगली जो जंगल है वो भविष्य की पीढ़ी के लिए क्या रहे, सुरक्षित रहे। राष्ट्रीय उद्यान बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो याद रखिएगा जो पहले जंगल में बहुत अधिक क्या होता था, ये सारी समस्याएं जैसे पेड़ों की कटाई, शिकार, वन्य जीवों की संख्या में लगातार कमी, उसके अलावा कई जो जीव थे वो एक्सटिंक्ट हो रहे थे, मतलब लुप्त हो रहे थे। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में भी आपको पता होगा, छत्तीसगढ़ का जो राजकीय पशु है क्या है, वन भैंसा, वाइल्ड बफेलो, ठीक है, बुबेलिस बुबेलिस, वो क्या हो चुका था, एक्सटिंक्ट हो गया था, मतलब विलुप्त हो चुका था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, उसका फिर से हम लोग उदंती में, पामेड़ में, इंद्रावती में, इन सब में क्या कर रहे हैं, संरक्षण और संवर्धन, है ना। एक बार तो खत्म ही हो गया था, फिर हम लोग काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है असम में है, वो वहां से हम लोग क्या मंगाए, वन भैंसा मंगाए, ठीक है। एक बार एक कृत्रिम वन भैंसा बनाया गया था हरियाणा के लैब में, ठीक है, जीनोम सीक्वेंसिंग के माध्यम से हरियाणा के लैब में क्या बनाया गया था, कृत्रिम वन भैंसा, ठीक है। उसका नाम रखा गया था आशा किरण, क्या रखा गया था, खत्म हो गई, ठीक है, उदंती अभयारण्य में उसको रखा गया था, एक्सपायर हो गई वो। तो ये हमारा प्रयास था। अब ये सारा चीज हो रहा है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बनाएंगे राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान में केवल जानवर ही नहीं, पूरी प्रकृति सुरक्षित रहती है, बाघ, हाथी, हिरण, तेंदुआ, पक्षी, पेड़ पौधे, घास, छोटे जीव जंतु भी, ठीक है। आपको याद रखिएगा, राष्ट्रीय उद्यान में आप क्या करते हैं, कभी भी गए हैं नेशनल पार्क, कांगेर वैली, इंदिरा घाटी, इंद्रावती, कोई सा भी अभयारण्य गए हो, जंगल सफारी गए हो, वहां जंगल सफारी में आपको बाइक पकड़ के घूमने दिया जाता है अंदर में, आप पिंजरे में रहते हो, जानवर खुले में रहते हैं, यही होता है ना। आप सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हो, आप उनको देख सकते हो कि वो शिकार कैसे करते हैं, वो बैठते कैसे हैं। जू और जंगल सफारी में एक अंतर है, जू में जानवर अंदर रहता है पिंजरे में, आप देखते हो बाहर में घूम घूम के, पत्थर मार देते हो। लेकिन जंगल सफारी में या अभयारण्य में क्या होगा, आप पिंजरे में रहोगे, जंगल में खुला कौन घूमेगा, जानवर घूमेगा, ठीक है, ये अंतर है ना जू और आपके। तो उन लोगों का जो प्राकृतिक वातावरण है उसमें आप कुछ भी चीज नहीं कर सकते, ना एक पेड़ तोड़ सकते हो ना कुछ नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ क्या करने जाओगे, ऑब्जर्व करने जाओगे, देखने जाओगे। चूंकि ये किसमें आएगा, मैं आपको बताया था आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन, तो ये किसमें आएगा, आरक्षित में आएगा, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान की मुख्य विशेषता, सबसे पहला चीज ये सरकार द्वारा संरक्षित क्षेत्र होता है, उसके अलावा वन्य जीव का ये सुरक्षित घर होता है, यहाँ शिकार जो है वो पूरी तरह से प्रतिबंधित रहता है। इसके साथ ही पेड़ काटना प्रतिबंधित, खेती और चराई भी यहाँ नहीं किया जा सकता। आपको पता होगा खेती अच्छा चीज नहीं माना जाता जीव जंतुओं के लिए, पता है क्यों, क्योंकि हम लोग यूज करते हैं पेस्टिसाइड, कीटनाशक, है ना। तो इसीलिए खेती सही नहीं है, भले तो हमारे लिए सही है, हमको क्या ज्यादा से ज्यादा धान उपज करना है, लेकिन जीव जंतुओं के लिए पेस्टिसाइड सही है क्या, ठीक है। जानवर तो खेत का पानी पियेंगे ना, खेत में पानी जमा हुआ है, आप वहां किसका छिड़काव किए, कीटनाशक का, जानवर पिए और जानवर क्या हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ये खेती चराई इन सब का भी, इसके अलावा आपको पर्यटन की अनुमति होती है, आप सफारी में, प्राकृतिक भवन या फिर वन्य जीवों का जो अवलोकन है वो सारा चीज आप कर सकते हैं, कहाँ पे, राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान बनाने का मुख्य उद्देश्य ये सारा चीज करना है जो मैं पहले आपको बताया हूँ, जो जीव जंतु हैं उनकी रक्षा करना है, ठीक, दुर्लभ प्रजातियों को बचाना है। जैसे हमारे यहाँ कांगेर वैली नेशनल पार्क है, कौन सा, कांगेर वैली, कांगेर घाटी, वहां क्या मिलता है, पहाड़ी मैना, पता है ना। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है कौन सी, पहाड़ी मैना, जो इंसानी आवाज का क्या करती है, नकल करती है, मिट्टू टाइप है, मिट्टू जानते हैं ना, घर में, हाँ, तोता को क्या किया जाता है, सिखाया जाता है कि ये बोलो, तो वो तोता क्या करता है, उसको बोलता है ना। वैसे ही पहाड़ी मैना को बिना सिखाए वो बोलती है, ठीक है। जंगलों की सुरक्षा, बायोडायवर्सिटी, ये सारा चीज हमारा मुख्य उद्देश्य किसके लिए रहता है, हाँ जी। चलिए, राष्ट्रीय उद्यान कौन घोषित करता है, नेशनल पार्क को घोषित करने का अधिकार राज्य सरकार के पास प्राइमरी रूप से रहता है। इसके अलावा केंद्र सरकार भी कुछ कंडीशन में, याद रखिएगा, भारत के किसी भी क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने का अधिकार राज्य सरकार और कुछ स्थितियों में केंद्र सरकार के पास होता है। और ये लोग
कौन सा नियम का फॉलो करते हैं? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जिसके बारे में बात कर रहा था 1972। और ये जो एक्ट आया है, इसी एक्ट के बाद से याद रखिएगा आपको अलग अलग टाइप के देखने को मिलेंगे, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर चलेगा, नेशनल पार्क बनाए जाएंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया जाएगा, बर्ड सेंचुरी बनाया जाएगा, एलिफेंट आपका कॉरिडोर बनाया जाएगा हाथियों के लिए। तो ये सारा चीज हमारा ये एक क्या है, माइलस्टोन है। ये अगर नहीं आता वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, तो अभी पता नहीं हमारे पास बाघ बचे भी होते या नहीं। ठीक है, तो उनके संरक्षण के लिए एक बड़ा कदम था, कौन सा? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1970। क्लियर है क्या? अब भारत में अगर हम लोग देखें राष्ट्रीय उद्यान का इतिहास, क्योंकि छत्तीसगढ़ में आएंगे, लेकिन पहले भारत में कैसे चालू हुआ थोड़ा सा इतिहास उसका समझ लेते हैं। देखिए, राष्ट्रीय उद्यानों का इतिहास भारत में वन्य जीवों और जंगलों को बचाने के प्रयास से जुड़ा है। पहले जंगलों का उपयोग मुख्य रूप से लकड़ी, शिकार और अन्य संसाधनों के लिए किया जाता था। धीरे धीरे वन्य जीवों की संख्या कम होने लगी और इसलिए सरकार ने उनके संरक्षण के लिए क्या किया, उपाय करना प्रारंभ किया। सबसे पहले अगर आते हैं तो ब्रिटिश काल में वन्य जीवों का संरक्षण पर वो लोग ध्यान देंगे क्या? देंगे नहीं। वो लोग क्या करेंगे, रेलवे के लिए लकड़ी लेंगे, मकान निर्माण करेंगे, जहाज बनाएंगे ऐसा। ठीक है, इसके अलावा व्यापारिक उद्देश्य से लकड़ी काट काट कर, मतलब अंग्रेजों के जमाने में जंगल तेजी से कटने लगेंगे और वन्य जीवों की संख्या भी क्या होगी, तेजी से कम होने लगेगी। वो अपना शौक के लिए क्या करेंगे, शिकार करेंगे। ठीक, आपको पता होगा जो जिम कॉर्बेट है, उनका जन्म हुआ है कहाँ पे, उत्तराखंड में। ठीक है, उन्होंने लगभग अपनी लाइफ में 38 बाघ मारे हैं। कितनी? 38। लेकिन याद रखिएगा उनका नाम अच्छे शिकारी के रूप में लिया जाता है। रीजन मैं बता रहा हूँ, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, एक नाम नेशनल पार्क का उनको दिया गया है। वो सिर्फ उन बाघों को मारते थे जो क्या थे, मैन ईटर्स थे, मतलब आदमखोर, इंसान को जो मार कर खाते थे। तो वो ऐसे बाघों को मारे। मैन ईटर्स जो रहते हैं ना, कई बार देखे होंगे आप लोग, सुने भी होंगे कि एक बार इंसान का मांस जो वो चख लेता था तो फिर उसके बाद दूसरे का मांस उसको पसंद नहीं आता था, वो इंसान को खाने आता था। ठीक है, तो 38 बाघ उन्होंने मारे। एक हमारे छत्तीसगढ़ के श्रम के क्षेत्र में आपको पता है राज्य अलंकरण पुरस्कार दिया जाता है, किसके नाम से? रामानुज शरण सिंहदेव। नाम सुने आप लोग? रियासत के राजा थे रामानुज शरण सिंहदेव। इनके बारे में आप सर्च कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि भारत में 3 अंतिम तेंदुए बचे थे, लियोपर्ड। कितने? 3। और वो मैन ईटर बन चुके थे। और उन तीनों तेंदुओं को मारने का श्रेय जाता है छत्तीसगढ़ के कोरिया रियासत के महाराजा रामानुज शरण सिंहदेव, जिनके नाम से आज के डेट में राज्य अलंकरण पुरस्कार मिलता है श्रम के क्षेत्र में। ठीक है, लास्ट तेंदुआ। उसके बाद हमारे यहाँ भारत भर में तेंदुआ था ही नहीं। कोरिया रियासत, आप थोड़ा सर्च करना इसके बारे में, आप उनका नाम भी पढ़ेंगे हम लोग जब हिस्ट्री जाएंगे तो। क्लियर है क्या? तो इस टाइप से शिकार होना प्रारंभ हुआ, जंगल कट रहे अंग्रेजों के जमाने में। अब बात आता है किसका? पहला वन कानून अंग्रेज लोग यहाँ लाए हैं 1865 में। अब ये जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1865 था, ये लोग क्या करेंगे, पहला वन कानून में ये जंगलों पर सरकारी नियंत्रण स्थापित कर देंगे। मतलब लकड़ी कौन काटेगा? हम लोग काटेंगे। बाकी लोग काटेंगे तो उनको कहाँ डाल देंगे? जेल में। क्योंकि ये जो नियम कहता है ना, फॉरेस्ट का जो एक्ट बनाया है वो किसके लिए बनाया है? अंग्रेज काटेंगे तो बढ़िया है। आप जो नॉर्मल यहाँ की जनता थी, जो जंगल के लोग थे, अगर सूखी लकड़ियां भी तोड़ कर ले रहे हैं तो क्या करेंगे वो लोग? बोलेंगे कि आपने क्राइम किया है, जेल में डालो, या पेनल्टी लगा देंगे, पैसा लूट लेंगे उनसे। ठीक है, उसके बाद आता है भारतीय वन अधिनियम 1878। 1865 था ये, अब ये 1878। इसमें जंगलों की श्रेणियां इसमें अलग अलग बनाए, आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत। इसमें याद रखिएगा नया वन अधिनियम लागू किया गया। इस कानून के तहत जंगलों को अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया। अब एक आ गया क्या? आरक्षित, अर्थात क्या होगा? रिजर्व्ड। दूसरा संरक्षित यानी कि प्रोटेक्टेड, और तीसरा क्या था? अवर्गीकृत, अनक्लासिफाइड, है ना। 3 टाइप के बांट दिए। अभी भी हम लोग उस टाइप का पढ़ रहे हैं। अब जो आरक्षित वाला है वहां याद रखिएगा, वहां क्या नियम रहेगा? कुछ भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं रहेगा, किसी को अंदर जाना भी मना है। दूसरा संरक्षित में क्या रहेगा? एक सीमित वो तक अलाउड रहेगा। और अवर्गीकृत या फिर जो हम लोग खुला वन जिसको बोलते हैं, वहां पे आप सब चीज कर सकते हो। क्लियर है? तो ये कब आया है? भारतीय वन अधिनियम 1878 में ये सारा किया गया। इसके बाद भारतीय वन अधिनियम 1927 आया है, अभी भी आजाद नहीं हुए हैं। अगर ये अधिनियम आपको रटने नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं, ये समझा रहा हूं कि पृष्ठभूमि कैसे तैयार हुआ।
हमको जो रटना है मैं स्टार्टिंग में आपको मैं बता चुका हूं, ठीक है। तो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में क्या कहा गया कि इसमें कई मामले ऐसे थे जो वन प्रबंधन के आधार पर लागू किए जाने थे। मतलब हमारा जो वन है उस पर किसका अधिकार होगा, इसको देख रेख कौन करेगा, ये ठीक है ब्रिटिश ही करेंगे, लेकिन उसके लिए अलग से कमीशन बनाया गया था और ये नियम उस कमीशन को सरकारी मान्यता देने के लिए बनाया गया था, ये एक्ट। क्लियर है। इसके बाद हमको मिलता है देखने को भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जो 1936 में खोला गया। इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या था, हैली नेशनल पार्क। 1936 में उत्तराखंड के नैनीताल पौड़ी गढ़वाल में। अब इसका नाम चेंज हुआ, बाद में रखा गया रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान और बाद में 1957 में रखा गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। उसका पहले नाम क्या था, हैली नेशनल पार्क। ठीक है, तो आज यह भारत का पहला और सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है। जिम कॉर्बेट इसीलिए फेमस है, वहां शेर भी पाया जाता है, बाघ भी पाए जाते हैं आपके जिम कॉर्बेट में। ठीक है, याद रहेगा। जिम कॉर्बेट का अगर प्राचीन नाम अगर पूछा जाए तो हैली नेशनल पार्क। ये पहला राष्ट्रीय उद्यान था, यहां से 1936 से स्टार्ट हुआ है और सच में अब थोड़ा सीरियस होके बाघ और दूसरे जो जंगली जीव हैं उनकी रक्षा के लिए प्रयास किया जा रहा है। इसके बाद स्वतंत्रता के बाद 1947 में जब भारत आजाद हुआ, ठीक है, तो उसके बाद 1952 में इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ का गठन किया गया। क्या बनाया गया, इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, IBWL। इसका गठन कब किया गया, 1952 में। इसका उद्देश्य क्या था, वन्य जीवों की सुरक्षा, संरक्षण की योजनाएं बनाना और सरकार को सुझाव देना कि हम लोग कैसे जीवों का शिकार रोक सकते हैं। और याद रखिएगा उस समय में पोचर की संख्या बहुत ज्यादा थी। पोचर मतलब समझते हैं, शिकारी, जो लोग क्या करते थे, पेड़ों के ऊपर में मचान बनाकर बैठे हैं, गन लेकर जाते थे, ठीक है, और उसके बाद क्या करते थे, शिकार कर देते थे। और खासकर वो लोग बेहोश करने वाला शिकार करते थे, मतलब जानवर को सीधा नहीं मारते थे। पहले क्या लगाते थे, इंजेक्शन, जानवर बेहोश हो गया उसके बाद उसको मारते थे। अब देखिए गन शॉट देते हैं तो उसका बॉडी जो है, उसका जो स्किन है डैमेज होगा, फटेगा, ठीक है, और वो उसका मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि वो खाल बेचते थे ना, समझ पा रहे हैं। इसलिए वो लोग क्या करते थे, पहले बेहोश करते थे उसके बाद उसको मारते थे। ये चीज क्लियर है कि अब आता है हमारा जो मील का पत्थर, ये है मील का पत्थर, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ये एक्ट आया तो इसके अनुसार ही हमारे जो राष्ट्रीय उद्यान है, वन्य जीव अभ्यारण्य है, संरक्षण रिजर्व है या सामुदायिक रिजर्व, जो सारा इसी अधिनियम के तहत चलता है। यही कानून आज भी राष्ट्रीय उद्यानों के संरक्षण का प्रमुख आधार है। क्लियर है क्या, ये अधिनियम याद रखिएगा। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया है, 1972 में। अब जैसे ही आया उसके बाद आपके 1973 में क्या लाया गया, प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक, 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया। प्रोजेक्ट टाइगर में बेसिक उद्देश्य क्या था, हमको क्या बचाना है, बाघ बचाना है, ठीक है। और ये जब आया था तब बाघों की संख्या थी 1800। कितना था, 1800, 1400 नहीं, 1400 2006 में था। ये कब का है, 73, तब 1800 बाघ थे हमारे इंडिया में, और 2006 आते आते कितना हो गया, 1400। ठीक है, मतलब उस बीच भी क्या हुआ था, शिकार, तब ना 400 कम हुआ। ठीक है, बहुत ड्यूरेशन है, कई बाघ ऐसे होंगे जो एक अवस्था के बाद मरे होंगे, मानता हूं, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी शिकार होना बंद नहीं हुआ था। देखिए राष्ट्रीय उद्यानों का विस्तार जो है इसी आपके वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत इसका विस्तार किया गया, नेशनल पार्क का। अब आता है हमारा आंकड़ा, वर्तमान में भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। एज ऑन डेट, आज के डेट में हमारे पास कितने हैं, 107 नेशनल पार्क हैं। कितने हैं, 107 राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, और लाखों हेक्टेयर वन क्षेत्र और हजारों वन्य जीवों की क्या कर रहे हैं, वो रक्षा कर रहे हैं। इतना तक कहानी समझ आया क्या। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ में कितने राष्ट्रीय उद्यान है, पढ़ चुके हैं, कितने हैं, कौन कौन से, यही तीनों है, 1978, 1981, 1982। पहला राष्ट्रीय उद्यान, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे प्राचीन, सबसे नया। फैक्ट देख चुके हैं तो मेरे ख्याल से इसको करने का कोई वो नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा। इनका क्षेत्रफल भी मैं आपको बता चुका हूँ, 1258, 1441 और 200 वर्ग किलोमीटर। जिला भी मेरे ख्याल से मैं बता चुका हूँ कि ये आपका कहाँ है, बीजापुर में है। ये मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया और सूरजपुर। और ये अगर मान लो, एग्जाम्पल मान लो, ऐसा नहीं हुआ है लेकिन अगर मान लेते हैं, अगर एक जिला ऑप्शन में लेना है, तीनों ऑप्शन में है, एक को लेना है, किसको लोगे, कोरिया लगाना। नहीं हुआ है लेकिन इन केस अगर हो जाता है कि तीनों ऑप्शन देते हैं और एक लगाना है,
तो किसको लगाना है? कोरिया को। याद रहेगा? चलिए स्टार्ट करें फिर। हेडिंग डालिएगा इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। अभी उसको स्पीड इसलिए किया मैं ना, क्योंकि हमको क्या करना था, उसको सिर्फ समझना था। अब यहां से कहानी स्टार्ट हो रहा है हमारा। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, दो तीन चीजें पहले ही बता चुका हूं। इसका क्षेत्रफल कितना होगा? 1258 वर्ग किलोमीटर। इंद्रावती नाम क्यों पड़ा है? इंद्रावती नदी यहां से बहकर होकर जाती है इसलिए। ठीक है, क्षेत्रफल भी बता चुका। कौन से जिले में है? बीजापुर जिले में। ठीक, तो जो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है वो इंद्रावती टाइगर रिजर्व भी बना है बाद में। ठीक है, ये बीजापुर जिले में स्थित है। इसका नाम इंद्रावती नदी के नाम पर रखा गया क्योंकि यह नदी इस उद्यान के बीच से होकर बहती है। यह वन क्षेत्र अपने घने साल के जंगलों, बाघों, जंगली भैंसों तथा अन्य दुर्लभ वन जीवों के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। ठीक, इसकी स्थापना 1978 में हुई थी। जिला है बीजापुर और क्षेत्रफल है 1258 वर्ग किलोमीटर। दशमलव कभी भी याद मत करना, मैं स्टार्टिंग में ही बताया हूं, आप दशमलव को भूल जाओ। 1258, 1441, 200, इतना ही याद रखना। ये आंकड़े देख चुके हैं, आगे बढ़े। ठीक है, भारत सरकार ने बाघों की संख्या बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया था। कब किया था और कौन कौन से प्रोजेक्ट टाइगर में? इसको आप स्कैन करेंगे, आपको मिल जाएंगे सारे प्रोजेक्ट टाइगर। अभी वर्तमान में हमारे भारत में कितने प्रोजेक्ट टाइगर चल रहे हैं एज ऑन डेट? अगर बोला जाए टाइगर रिजर्व की बात करूं तो हमारे यहाँ कितने हैं अभी? 58। कितने हैं? 58 अभी के डेट में, जिसमें से 56 का बना है लेटेस्ट हमारा छत्तीसगढ़ का। कौन सा? गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, 54वें क्रम का है, 2024 में बनाया गया। 56वें क्रम गुरु घासीदास तमोर पिंगला है। सीता नदी अलग है, तमोर पिंगला अलग है। सीता नदी आपको मिलेगी धमतरी में, तमोर पिंगला मिलेगा बलरामपुर में। गुरु घासीदास इन मिला है, तो तमोर पिंगला बलरामपुर में है। ये मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, इन तीनों में गुरु घासीदास है। चारों को मिला दिए, 4 जिले को, और क्या बना दिए? गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, जो 56वें क्रम का है और देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, जो छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, अब 1983 में यहाँ इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में क्या चालू किया गया है? 1983 में प्रोजेक्ट टाइगर, जो 1973 में स्टार्ट किया गया था। 1973 में याद है प्रोजेक्ट टाइगर देखे थे ना? ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ प्रोजेक्ट टाइगर कब किया गया? 1983 में। और इसको टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया है? 2009 में। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में 1983 में क्या घोषित किया गया है? इसको प्रोजेक्ट टाइगर। मतलब प्रोजेक्ट टाइगर क्या है बोलने से, आपका टाइगर रिजर्व बनाने से पहले हमेशा प्रोजेक्ट टाइगर। हाँ जी, कुछ डाउट है? पहले क्या किए हैं? 1983 में प्रोजेक्ट टाइगर लाए हैं, उसके बाद 2009 में बना दिया इसको क्या? टाइगर रिजर्व। ठीक है, टाइगर रिजर्व बेसिकली आपके बाघों के संरक्षण के लिए बनाया जाता है। तो 3 फैक्ट इसमें मिल रहे हैं, 3 डेटा। 1978 में बना है क्या ये नेशनल पार्क। 1983 में इसको क्या घोषित किया गया? प्रोजेक्ट टाइगर। और 2009 में क्या बना है? टाइगर रिजर्व। 1978, 1983 और 2009, 3 आंकड़े आपको मिलते हैं, याद रहेगा। अब यहां मिलेगा क्या 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 जानवर मिलेगा? थोड़ा जानवर का भी देख लेते हैं। तो यहां आपको मिलेंगे बाघ, जंगली भैंसा या वन भैंसा जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तेंदुआ, गौर, गौर बाइसन को बोला जाता है, याद रखिएगा। जंगली भैंसा जो है वो वाइल्ड बफेलो है, जबकि गौर क्या है? बाइसन है। दोनों में अंतर मैं आपको बताऊं, दोनों में आपको एक टाइप लग रहे होंगे, लेकिन दोनों में अंतर यह है कि इसका ये उभार कुछ ज्यादा ही बड़ा रहता है। बाहुबली मूवी में देखें भल्लाल देव जिसको ऐसे ढकेलते रहता है, वो गौर है। वो क्या है? बाइसन है। ठीक है, जबकि ये क्या है? जंगली भैंसा। फोटो एक टाइप बना देगा तो उसको मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अंतर है दोनों में। ठीक है, आपको क्या क्या मिल रहा है? बाघ मिल रहा है, जंगली भैंसा, तेंदुआ, गौर, बारहसिंघा, इसके अलावा आपको सांभर, मोर, मलाबार की गिलहरी, उड़न गिलहरी और जंगली सुअर। ठीक है, ये सभी जो है आपको कहां मिलेंगे?
इंद्रावती नेशनल पार्क में क्या क्या मिल रहा है? ठीक है, समझ गए ना आप लोग? मेन नाम जानो। देखो मैं आपको ये एक चीज बता रहा हूं, आप समझना। बुक में तो आपको सिर्फ नाम ही दिखेगा ना, थोड़ा विजुलाइज करा दिया हूं मैं इसको। आप समझिए, सांभर हो, हिरण हो, है किसकी प्रजाति? हिरण की प्रजाति। लग रहा है ना हिरण टाइप? लग रहा है कि नहीं राठौर जी? हिरण टाइप लग रहा है ना? बस क्या क्या जानवर हैं? बाघ है, जंगली भैंसा है, तेंदुआ है, गौर, बारहसिंगा, जंगली सुअर, उड़न गिलहरी, मलाबार गिलहरी और मोर और सांभर। ये फेमस है मलाबार गिलहरी, दो जगह आपको मिलेंगे, कांगेर वैली में मिलेगा और इंद्रावती में मिलेगा। ठीक है, उड़न गिलहरी अलग है, कांगेर वैली में भी मिलेगा उड़न गिलहरी। वो लोग पेड़ से ऐसे कूदते हैं और उसके बाद अपना वो फैला देते हैं, ठीक है, इसलिए उसको क्या बोला जाता है? उड़न गिलहरी। आगे बढ़े क्या? इसमें देखिए छत्तीसगढ़ का ये क्या है, पहला चीज राष्ट्रीय उद्यान है। दूसरा क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा राज्य का क्या है? दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। पहला चीज सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, दूसरा क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा नंबर में है। पहले नंबर पे कौन है? 1441 में गुरु घासीदास, फिर दूसरे नंबर पे यही है। ठीक है, इसके अलावा इंद्रावती नदी इसके बीच से होकर गुजरती है, साल के घने जंगल है यहाँ पे। आपको पता होगा बस्तर को सालवनों का द्वीप कहा जाता है। ठीक है, कुटरू गेम सेंचुरी, ये इंपॉर्टेंट है। आपके इंद्रावती नेशनल पार्क में आपका कौन सा है? कुटरू गेम सेंचुरी है। इसके अलावा वन भैंसे का घर आपको पता होगा, मैं आपको बताया था यूपीआई करके, क्या क्या था? उदंती, पामेड़, इंद्रावती। इन तीनों में क्या किया जाता है? वन भैंसे का संरक्षण किया जाता है। और कुटरू को बेसिकली कुटरू गेम सेंचुरी जो है इसको वन भैंसे का घर माना जाता है। अगर आप देखो, आपको मैं पहले बता दूं, इसको पहले अंग्रेजों के काल में डेवलप किया गया था, उन लोगों का खेलने का जगह था। लेकिन आज के डेट में ये जो है नेशनल पार्क के अंदर है, ये वन भैंसे लोग का खेलने का जगह है। कुटरू गेम सेंचुरी को ही वन भैंसों का क्या कहा जाता है? घर कहा जाता है। कौन रहेगा वहां पे? वन भैंसा। क्लियर है? इसके अलावा उदंती में भी मिलेगा, पामेड़ में भी मिलेगा और इंद्रावती में तो मिल ही रहा है। क्लियर है क्या? कहां पे है? बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, इस क्षेत्र में हमारा आपका दंडकारण्य क्षेत्र है। जी कुछ हो गया क्या? ये स्लाइड ले लो। अभी पूछूंगा ना मैं, पढ़ रहे हैं वो सारा चीज पूछूंगा मैं। ये फैक्ट मेरे ख्याल से आप लोग को याद हो गए होंगे। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है क्या इसमें? जो बताया वही है ना? आगे बढ़े। देखिए ये इस स्थान में हम लोग बीजापुर लेंगे। बीजापुर में बेसिकली आपका फैला हुआ है। मुख्य उद्देश्य क्या है? बाघों की रक्षा करना, वन भैंसे का संरक्षण, विलुप्त हो रहे जीवों को बचाना। ये सारा चीज हमारा इंद्रावती नेशनल पार्क कर रहा है। कुल मिलाकर अगर देखें तो यहाँ पे दो आपको आंकड़े देखने को मिलते हैं। हर आपके राष्ट्रीय उद्यान में दो आंकड़े मिलेंगे, एक होता है कोर जोन और दूसरा होता है बफर जोन। ठीक है, कोर जोन तो मैं आपको याद करा चुका हूं, 1258 वर्ग किलोमीटर है बोल के। जो बफर जोन है याद रखिएगा, ये क्या है? 1541 वर्ग किलोमीटर है। कोर जोन और बफर जोन कुछ नहीं होता, आगे मैं बता दूंगा। यहाँ पे जैसे आप अंडे का ऑमलेट बनाया है ना, फोड़िए, अंडा को बिना हिलाए ऐसे डाल दीजिए, देखिएगा बाहर में एक सफेद का लेयर बनेगा, अंदर में पीले का लेयर। जो अंदर का पीला है वो क्या है? कोर है, और बाहर सफेद का लेयर जो बन रहा है वो क्या है? बफर है। अंतर समझ आया? कोर जोन में क्या रहेगा? आपका जो जिस चीज का संरक्षण कर रहे हो वो पूरी तरह से क्या रहेगा? वहां पे सुरक्षित रहेगा। वहां किसी इंसान को जाने का परमिशन ही नहीं है। वन विभाग के लोग जाएंगे वो भी सावधानी से जाएंगे, ताकि किसी भी जीव जंतु के साथ उनका क्या ना हो, मुठभेड़ ना हो, आमने सामने ना आए, पूरी सावधानी बरतेंगे। और एक होता है बफर जोन। बफर जोन क्या होगा? कोर जोन से हट के, ताकि अगर वो जीव जंतु जो है बाहर निकलने का प्रयास भी करते हैं, फेंसिंग नहीं लगाया जाता ना, उनको नुकसान हो जाएगा फेंसिंग के चक्कर में, तो बफर जोन में भी वो घूम सकते हैं। बफर जोन में गांव रहते हैं, आपको बता दूं मैं, क्या रहेंगे? गांव।
देखिएगा कई गांव आपको ऐसे दिखेंगे, राजस्थान में हो, एमपी में हो, कि गांव में ऐसे खेत वेत में शेर घूमने आ जाता है, किसी किसी को मार देता भी है, गांव के जो मवेशी रहते हैं उनको उठा कर ले जाता है। वो जोन क्या है, बफर जोन है, ठीक है। और बफर जोन के बाहर फिर नॉर्मल है आपका खुला जगह, जहां कोई भी आ जा सकता है। तो देखिए कोर जोन क्या होगा, यह सबसे सुरक्षित भाग होता है, यहाँ सामान्य लोगों का प्रवेश बहुत सीमित रहता है, जबकि बफर जोन जो है यह कोर क्षेत्र के चारों ओर होता है। कुछ इस प्रकार से ये कोर क्षेत्र है तो ये क्या है, बफर क्षेत्र है। सिंपल एग्जांपल आपको अंडे का बताया, ये पीला वाला हिस्सा है मान लो, और ये बाहर का व्हाइट वाला हिस्सा, ठीक है। तो अंदर वाला जो कोर होगा वो उसको हमको याद रखना है। ये आंकड़ा मैं इसी को आपको रटाया हूं, ये आंकड़ा मैं नहीं बताया हूं। ये आंकड़ा अगर रटना रहेगा तो अगर आपको बोला जाए इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान का कुल क्षेत्रफल कितना है तो कितना होगा, दोनों को ऐड करो, हाँ दोनों को, इसको और इसको ऐड करो, कितना हो जाएगा 2799 वर्ग किलोमीटर, उतना ही होगा 2799। तो ये हमारा इंद्रावती का कुल क्षेत्रफल होगा, लेकिन पूछा यही जाता है, याद रखिएगा कोर एरिया ही पूछा जाएगा, ठीक है। ये आंकड़े जो हैं सरकारी आंकड़े हैं, आप ध्यान से देखिए। कोर एरिया कितना बताया गया है 1258, और ये है बफर एरिया, ये कितना है 1540.70, जिसको हम लोग 1541 ले लेते हैं। ओवरऑल कितना हुआ 2799, ठीक है। ये आंकड़ा आपको देखना रहेगा तो स्कैन कर सकते हो, ये पूरा पीडीएफ मिल जाएगा इसमें। सरकारी जो फाइल है मैं उसका वो बता रहा हूँ, फाइल तो आपको भेजूंगा ही पीडीएफ, उसमें से निकाल सकते हो, ठीक है। आगे बढ़े, अब किन किन जीवों का संरक्षण होता है, तो बाघ, वन भैंसा, बारहसिंगा, गौर, और ये क्या है विलुप्त प्राय है या इनको ज्यादा संरक्षण का आवश्यकता है। आप समझ पा रहे हैं उस नेशनल पार्क में बहुत सारे जीव, आपको बहुत सारा सांभर गिनाया हूं। सांभर किसके लिए इंपॉर्टेंट है, सांभर हो, हिरण हो, बाघ खाएगा उसको। अगर आप सोचिए पर्यावरण पढ़ते हैं, ठीक है, एनवायरमेंटल स्टडी में आपको पता होगा, ईवीएस में एक चीज पता है कि अगर एक जीव मर जाता है तो वो पूरे पारिस्थितिक तंत्र को क्या कर देता है, बिगाड़ देता है। आपको पता होगा अगर मान लो टिड्डे हैं, उनकी संख्या ज्यादा हो जाती है, और टिड्डों को खाने वाले मान लो चूहे हैं या कोई भी, उनका संख्या कम हो गया तो क्या हो जाएगा, टिड्डों की संख्या बढ़ जाएगी, जो हमारे पर्यावरण के लिए सही नहीं है। अगर शेरों की संख्या, बाघों की संख्या बढ़ जाती है तो अचानक से हमारे हिरण क्या हो जाएंगे, उस जगह से विलुप्त हो जाएंगे, क्योंकि शेर तो रोज शिकार करेंगे, ज्यादा शेर हैं ज्यादा खाएंगे, हिरण धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। आप समझ पा रहे हैं, तो ये जो है गायब हो ही रहे हैं, इनको संरक्षण किया जा रहा है। बाघ, वन भैंसा, बारहसिंगा, गौर और आपका मलाबार विशाल गिलहरी, ठीक है। इस टाइगर रिजर्व के अंतर्गत कितने ग्राम पंचायत आते हैं, जो आपके बफर जोन में, कोर जोन में नहीं ना, बफर एरिया में कितने ग्राम पंचायत स्थित हैं 56, मतलब जंगल के बीच में, ऐसा नहीं ना। अब देखिए आदिवासी तो पहले से बसे हुए हैं, बीजापुर क्षेत्र क्या है आदिवासी बहुल क्षेत्र है, अब वहां पे बसे हुए तो हम लोग टाइगर रिजर्व बना रहे हैं, घर छोड़ो, ऐसा थोड़ी करेंगे। जंगल में जानवर पहले से थे, वो आदिवासी भी पहले से थे, तो उनका घर से उनको नहीं हटाया जाएगा। वो बफर जोन के अंदर में 56 ग्राम पंचायत है। कितने ग्राम पंचायत, आप समझते हैं एक गांव नहीं रहता, ग्राम पंचायत में एक से अधिक गांव रहते हैं तब ग्राम पंचायत बनता है, ठीक है ना। क्लियर है क्या, चलिए एक बार क्विक रिवीजन है इसका। इंद्रावती टाइगर रिजर्व स्थापना कब हुई है 1978 में, किस जिले में मिलेगा, बीजापुर। क्षेत्रफल कितना है 1258 वर्ग किलोमीटर। प्रोजेक्ट टाइगर कब घोषित किया गया 1983, और टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया है 2009 में, ठीक है। ये प्रदेश का क्या है पहला राष्ट्रीय उद्यान है। कब बना है तो 1978 में। प्रमुख नदी कौन सी है, इंद्रावती नदी, इसी नदी का इसका नामकरण किया गया है, इंद्रावती नदी राष्ट्रीय उद्यान, है ना। प्रमुख वन कौन सा मिलेगा आपको, साल वन। प्रसिद्ध अभ्यारण्य क्या है यहाँ का, तो इसके अंदर में अभ्यारण्य नहीं, गेम सेंचुरी है। कौन सा गेम सेंचुरी, कुटरू गेम सेंचुरी या कुटरू वन क्षेत्र, जहां पे आपको क्या पता चलता है कि ये वन भैंसा का क्या है, घर है, ठीक। प्रमुख जीव में बाघ, वन भैंसा, तेंदुआ, गौर, बारहसिंगा, सांभर और मोर। आंकड़े क्लियर है क्या, कोर क्षेत्र 1258 और बफर क्षेत्र कितना है 1541, दोनों ऐड करते हैं तो 2799 वर्ग किलोमीटर इसका टोटल एरिया होता है, ठीक है। आगे बढ़े, इसमें कोई डाउट, चलिए एक बार मेरे को आप लोग बताइए, मैं पूछ रहा हूं, बताएंगे। चलिए
बता दीजिए इसका स्थापना कब हुआ है? 1978 में। प्रोजेक्ट टाइगर कब बनाया गया? 1983 में। टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया? 2009 में। क्षेत्रफल कितना है? 1258। ठीक है, ये कोर एरिया रहता है, कोर एरिया ही याद करना है, बफर एरिया नहीं पूछा है कभी भी, लेकिन हमको जानना है, अगर कभी पूछ दे तो पता रहे। ठीक है, कौन कौन से जीवों का संरक्षण किया जाएगा यहाँ पे? बाघ रहेगा, वन भैंसा रहेगा, गौर रहेगा, ठीक है, मोर रहेगा, इसके अलावा सांभर और मलाबार गिलहरी, बारहसिंघा सांभर सब बोल सकते हो, लेकिन मेन किसका रहेगा? बाघ रहेगा और वन भैंसा, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, बाकी सब भूल जाना, ये दोनों मत भूलना। ठीक है, क्लियर है क्या? चलिए आगे बढ़े। अगला है हमारा, अच्छा इसका एक लोगो, जो टाइगर 2009 में टाइगर रिजर्व बनाया गया तो पर्टिकुलर लोगो बनाया गया है, आप देखेंगे बीजापुर में इंद्रावती टाइगर रिजर्व का ये ऑफिशियल लोगो है। जैसे हमारा एकेडमी है विजन एकेडमी, उसका एक ऑफिशियल लोगो है ना, वैसे इंद्रावती टाइगर रिजर्व का अपना खुद का क्या है, एक ऑफिशियल लोगो है, ये लोगो। चलिए अब मैं आपको जो बता रहा था आंकड़े, उस पर आता हूं, टाइगर्स के आंकड़े पर। 2006 में हमारे पास कितने टाइगर्स थे? 1411। उसके बाद 2010 में कितने हुए? 1706। 2014 में 2226, 2018 में 2967। इसके बाद 2000 और आंकड़े आपको मिलते हैं, जैसे ये वाला है 2022 का आंकड़ा, इसमें मिलते हैं हमको कितना? 3167। और अभी के डेट में 2025 में नया आंकड़ा आया है, उसमें हमारे पास 3882, 3600 जो मैं बोल रहा था। ठीक है, अब रियलिटी कुछ और आपको बताने वाला हूं। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला है हमारा कौन सा? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, हेडिंग डालिएगा गुरु घासीदास नेशनल पार्क या गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। देखिए गुरु घासीदास नेशनल पार्क के बारे में सबसे पहला चीज, इसका स्थापना हम लोग देख चुके हैं, कब हुआ है? 1981 में, 1981 में। इसका पूर्व नाम क्या था? संजय राष्ट्रीय उद्यान। देखिए कई सोर्स में आपको संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान दिखेगा, लेकिन संजय गांधी नहीं है, संजय राष्ट्रीय उद्यान था। ठीक है, नाम परिवर्तित किया गया है 7 अगस्त 2001 को, जब छत्तीसगढ़ बना। ठीक है, तब बीजेपी नहीं आया था दोस्त, तब है वो छत्तीसगढ़ के महान गुरु संत गुरु घासीदास जी के नाम से किया गया। नामकरण का उद्देश्य क्या है? जैसे हम लोग देखे थे इंद्रावती में, इंद्रावती नदी के कारण के, तो यहाँ पे नामकरण का उद्देश्य क्या है? यहाँ के जो महान संत गुरु हैं, कौन? गुरु घासीदास जी, उनके नाम से किया गया है। कब नाम परिवर्तित हुआ है? 7 अगस्त 2001 को। इसका क्षेत्रफल कितना है अगर एग्जैक्ट देखा जाए तो 1440.705, 1440.705, जो राउंड ऑफ करके हम लोग कितना ले लेते हैं? 1441। रटने में भी आसान हो जाता है, मिरर इमेज बनाना रहता है अपने को, 1 4 लिखे और इसका मिरर इमेज बना दिए, 4 1 होता है ना। कौन कौन से जिले में है? तो मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया और सूरजपुर। इसमें याद रखिएगा, अगर आपको कभी पूछे कोर एरिया तो आपको कहां लगाना है? कोरिया जिला। क्लियर है क्या? देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का क्या है? सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, जो लगभग 1441 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, और ये हमारा छत्तीसगढ़ का क्या माना जाता है? सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है ना। इसमें याद रखिएगा, इसका नाम परिवर्तन हुआ है कब? 7 अगस्त 2001 को। ये आंकड़े भी देख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। इस राष्ट्रीय उद्यान में अनेक प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं, जैसे बाघ, तेंदुआ, चीतल, सांभर, नीलगाय। अब इसमें देखिए 2 चीज इंपॉर्टेंट है आपके, ये और ये। नीलगाय मिलता है आपको मध्य प्रदेश में, यह मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है। ठीक है, मध्य प्रदेश में
और नील गाय का शिकार करने कौन आता है? बाघ। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये जो नील गाय के चक्कर में बाघ पहुंच जाते हैं इस आपके नेशनल पार्क में। और इसको अब हमारे देश का 56वें क्रम का, कौन से क्रम का? 56वें क्रम का क्या बनाया गया है? टाइगर रिजर्व बनाया गया है, तमोर पिंगला के साथ इंक्लूड करके ना। ठीक है, इसके अलावा यहाँ क्या मिलेगा? गौर, लंगूर, बंदर, अजगर, सियार, बारहसिंघा, जंगली सांप, जंगली सुअर और भौंकने वाले या बार्किंग डियर। आपको पता होगा बार्किंग डियर आपके कहाँ मिलते हैं? और कबीरधाम में मिलेगा। ठीक है, भोरमदेव अभयारण्य जो है ना, वहां आपको बार्किंग डियर मिलेगा। बार्किंग डियर कुछ नहीं है, उसका खांसी वासी हो जा रहता होगा। ठीक है, कुत्ते के समान वो क्या करता है? भौंकता है, इसलिए उसको क्या बोल देते हैं? बार्क करना मतलब कुत्ते के समान भौंकना। तो बार्किंग डियर मतलब है तो वो हिरन, लेकिन जब वो भौंकता है तो कैसा उसका आवाज निकलता है? कुत्ता भौंक रहा है टाइप, इसलिए उसको क्या बोल देते हैं? बार्किंग डियर। ठीक, देखिए छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उद्यानों में सबसे अधिक बाघ इसी राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। आपको मैं बताया था संख्या कितना है? 18 खाली बाघ कहां मिलेंगे आपको? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान में। सबसे बड़ा भी यही है। ठीक है, और अगर देखें तो क्षेत्रफल के हिसाब से तमोर पिंगला को इंक्लूड करते हैं तो ये जो 56वें नंबर का हमारा टाइगर रिजर्व था, ऑल ओवर इंडिया में 3rd नंबर का आता है, 3रे नंबर का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व। उसका नाम क्या होगा? गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। वो भारत का 3रे नंबर का सबसे बड़ा क्या माना जाता है? टाइगर रिजर्व। ठीक है, यहाँ पे घने जंगल हैं, पर्याप्त जल स्रोत है। यहाँ पे 2 जलप्रपात भी आपको मैं बताया था, अगर आपको याद होगा तो, वाटरफॉल जब पढ़ रहे थे, याद है? एक बताया था नीलकंठ जलप्रपात, एक बताया था चिउल जलप्रपात। 2 वाटरफॉल किसके अंदर आएंगे? गुरु घासीदास नेशनल पार्क के अंतर्गत। ठीक, प्रदेश का चौथा टाइगर, देखिए गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को तमोर पिंगला के साथ मिलाकर छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व 4 नवंबर 2024 को बनाया गया है। कब बनाया गया है? 4 नवंबर 2000। अब ये भारत का 56वां टाइगर रिजर्व है, यह भारत का 3रा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। अगर क्रम में देखें तो हमारा कौन सा क्रम का है? 56वां। अभी वर्तमान में कितने हैं? तो 58, 2 और बन चुके हैं टाइगर रिजर्व। ठीक है, ये 56वां बना है, लेकिन भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से 3रा सबसे बड़ा है और छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व माना जाता है। इसके अंतर्गत कुल 35 राजस्व गांव शामिल है। मतलब क्या होता है? बफर एरिया में गांव अब भी आएंगे, और कितने गांव है इसमें? 35। उसमें कितना देखे थे? 56 ग्राम पंचायत था, और ये राजस्व ग्राम है 35। क्लियर है क्या? कुछ नहीं है, आपका नॉर्मल गांव है, बेसिक गांव, पंचायत नहीं, गांव। ठीक, ये हमारा देखिए, मैं आपको जो सरकारी आंकड़े जो बताता हूँ वही है। हमारा कोर एरिया देखेंगे तो ये वाला है, 1441 वाला। इसके साथ तमोर पिंगला भी जुड़ा हुआ है। तमोर पिंगला का आपको आंकड़ा याद है? 608 लिखा हूं मैं, आ रहा है याद? अब ये दोनों को जोड़ दिए हैं और बना दिए हैं कौन सा? देखिए ध्यान से देखेंगे तो टाइगर रिजर्व का नाम गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। ये राजपत्र है छत्तीसगढ़ स्टेट गवर्नमेंट का। आप इसको स्कैन करेंगे, आपको मिल जाएगा प्रॉपर पीडीएफ। स्कैन करके आप लोग सिर्फ गूगल लेंस में स्कैन करना है, तुरंत पीडीएफ आपके सामने आ जाएगा। पूरा पीडीएफ में अटैच जानबूझ के नहीं करता, आपको क्यूआर कोड दे रहा हूँ, आप लोग डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा, जो डेटा है उसमें एडिशनल है वो पढ़ने के लिए। पहला चीज आपको क्या मिला? जलप्रपात नीलकंठ बताया था, और दूसरा कौन सा था? चिउल। 2 जलप्रपात हैं, एक जलप्रपात है नीलकंठ जलप्रपात, ये जो मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में आएगा। आपको याद होगा आगरन करके बताया था, अमृत धारा, अकुरी नाला, रमदहा और नीलकंठ बताया था ना। नीलकंठ कोरिया जिले में देखिए नीलकंठ मिलेगा, और एक चिउल मिलेगा। नहीं पता तो फिर से बता दे रहा हूं, 2 जलप्रपात हैं, कौन कौन से? नीलकंठ जलप्रपात और चिउल जलप्रपात। किसमें मिलेंगे? गुरु घासीदास नेशनल पार्क में मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा सबसे ज्यादा बाघ भी यहाँ मिलेगा। अभी वर्तमान में हमारे पास जो गुरु घासीदास नेशनल पार्क है, यहाँ पे कितने बाघों की संख्या कितनी है? 18 है एज ऑन डेट। अब ये है कि एमपी से जुड़ा हुआ है, उनके लिए बॉर्डर नहीं बनाया जाता ना कि छत्तीसगढ़ वाले बाघ हो भैया एमपी नहीं जा सकते, ऐसा नहीं रहता उनके लिए। वो तो क्या कर सकते हैं, कभी भी कहीं भी स्वच्छंद जंगल में विचरण कर सकते हैं, उनको रोका टोका नहीं जाता। अब जीव जंतुओं के लिए बॉर्डर थोड़ी बनना है कि उनका आधार कार्ड बनेगा, छत्तीसगढ़ वाला शेर है आपको पीले कलर से पोतेंगे, ऐसा कुछ रहता है क्या? वो कहीं भी घूम सकते हैं ना, एमपी भी जा सकते हैं, छत्तीसगढ़ भी आ सकते हैं। ठीक है, तो अभी वर्तमान में हमारे पास 18 हैं
कहाँ पे? गुरु घासीदास नेशनल पार्क में। एक क्विक रिवीजन देख लेते हैं फिर खत्म करेंगे। पहला चीज, इसका स्थापना कब हुआ है? 1981 में। इसका पुराना नाम क्या था? संजय राष्ट्रीय उद्यान। नाम परिवर्तन कब किया गया है? वर्तमान नाम क्या है? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। क्षेत्रफल 1441 ही याद रखिएगा, लगभग वाला आंकड़ा, ये पॉइंट मत याद रखिएगा। 3 जिले हैं, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया और सूरजपुर। ठीक है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ बाघ, तेंदुआ, चीतल, सांभर और नीलगाय, साथ ही सबसे अधिक बाघ भी यहीं पाए जाते हैं। प्रमुख जलप्रपात में आपको बताया था नीलकंठ और चिउल, 2 नाम मिलेंगे। टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ का क्या है? चौथा टाइगर रिजर्व है। इसके अलावा निर्माण में कितने गांव आते हैं? तो 35 गांव। और भारत का याद रखिएगा, ये तीसरे नंबर का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। टाइगर रिजर्व अलग से पढ़ाऊंगा मैं, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? नेशनल पार्क पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके साथ इसको ऐड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये उसमें फिर पढ़ेंगे। समझ आया क्या? कांगेर वैली को हम लोग कल की क्लास में देखेंगे। ये खत्म कर दें, खत्म कर दें। चलिए, अगला है हमारा कांगेर वैली नेशनल पार्क, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। कौन सी नदी के कारण इसका नामकरण हुआ है? कांगेर नदी के कारण। कांगेर किसकी सहायक नदी है? सबरे की। अच्छा, आप लोगों को एक फैक्ट और बता दे रहा हूं मैं, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के अंदर ही आपको क्या मिलेगा? तीरथगढ़ जलप्रपात मिलेगा, जो कांगेर की सहायक नदी मुनगा बहार नदी पर बनती है। कौन सा जलप्रपात? तीरथगढ़। इसके अलावा कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के अंदर ही आपको मिलेगा कौन सा? एक जगह, एक गुफा है। कौन सा गुफा? कोटमसर की गुफा। कौन सी गुफा? बुक में उसको कुटुमसर बोल देते हैं, कुटुमसर नहीं है वो, एक्चुअल में क्या है? कोटमसर है। अगर आप जाते हैं तो वहां पे लिखा गया रहता है कोटमसर की गुफा। और ये जो गुफा है ये चूने के कारण बना हुआ है, धीरे ऊपर से पानी रिस रिस कर जो चूना है, ठीक है, आपको संरचना दिखाऊंगा मैं। अब इस गुफा में याद रखिएगा, ये इतना गहराई में है ये गुफा। 10 मिनट फिर बात कर लेना आराम से। हाँ जी, ठीक है। तो ये जो कांगेर वैली नेशनल पार्क है, यहाँ पे एक गुफा है, उस गुफा का नाम क्या है? कोटमसर की गुफा। इस कोटमसर की गुफा, ये बहुत गहरी गुफा है, ठीक है। तो यहाँ पे मछली जो पाई जाती है। अब ये बताइए, आपको पता है हमारे शरीर में अवशेषीय अंग कौन कौन से? अवशेषीय अंग किसको बोला जाता है? साइंस पढ़े हैं थोड़ा मोड़ा? हमारा पूछ था पहले, अभी नहीं है। अपेंडिक्स भी अवशेषी है। इसके अलावा चेहरे में क्या अवशेषी अंग है? किसी को पता है चेहरे में कौन सा हमारा ऐसा अंग है जो अवशेषी है? कान नहीं, कान का तो कोई यूज ही नहीं है, वो चश्मा बस मेरे जैसे लोग के लिए है, टांगने काम आता है। ये नहीं रहता तो पता नहीं कैसे टांगते, ऐसे खोपड़ी वाला आता। हाँ जी, रस्सी कहाँ वो अटकता, वो तो फिसल जाता ना रस्सी, खोपड़ी लगाना पड़ता है इधर से ऐसे टोपी टाइप। मैं बताऊं, आपकी आंखों के अंदर जो यहाँ पे, जहां पे आप क्या निकालते हैं? चिपड़ा निकालते हैं ना, वो देखिएगा, ये यहाँ पे देखिए एक अलग से मांस का लोथड़ा दिखता है, वो क्या है? अवशेषी अंग है। वो पहले काम करता था। आपको मैं बता दूं, आप लोगों ने रियल लाइफ में मगरमच्छ देखा है? मगरमच्छ के कितने पुतलियां रहती हैं, मतलब कितने वो रहते हैं? आंख, उनके आंख में जैसे ये हमारा पुतली बोलते हैं, ये इसको क्या बोलते हैं? शटर बोलते हैं ना। इधर से बंद होता है, इधर से बंद होता है। हमारे पास 2 है, मगरमच्छ के पास 3 रहता है, तीसरा ऐसे बंद होता है, तीसरा शटर ऐसे बंद होता है। हमारे पास भी था, वही शटर है वो, पतला झिल्ली जो पानी अंदर घुसने नहीं देता, पानी में जाता है तो वो शटर ऐसे लग जाता है, फिर आंख खोल के अंदर में देखता है मगरमच्छ। आप आंख खोल के देखोगे पानी घुस जाएगा, मगरमच्छ पानी में भी रहता है ना, उसका बाहर आते तो वो शटर खुलता है ताकि उसको दिखे।
और पानी अंदर जाता है वो शटर लग जाता है। ये पता नहीं था तो अब मगरमच्छ का एक आज वीडियो देखना और देखना उसका आंख का शटर, और इसके बारे में थोड़ा सर्च करना। ये हमारा ओसेसी अंग है। मतलब अब देखिए, अगर आपको अंधेरे में लाइफ टाइम रखा जाए, जब से जन्म हुआ है तब से कभी आप प्रकाश देखे नहीं हो, आप किसी चीज को देख पाओगे क्या? आपका आंख काम करना बंद करेगा कि नहीं करेगा? भाई उसका जरूरत ही नहीं है। आप तो अंधेरे में ही पैदा हो रहे हो, अंधेरे में मर जा रहे हो, आपके पास दूसरा फीचर आएगा भले। तो वैसे ही ये जो कोटमसर की गुफा है, ये इतना गहरा है कि यहाँ की जो मछलियां रहती हैं, इस गुफा के अंदर पाई जाने वाली मछलियां, वो अंधी रहती हैं, अंधी मछलियां। कौन सी मछलियां? याद रहेगा, छत्तीसगढ़ भर में, भारत का तो नहीं बोलूंगा, छत्तीसगढ़ भर में इकलौता जगह ऐसा है जहां अंधी मछलियां पाई जाती हैं। कौन सी गुफा? कोटमसर गुफा। कहाँ है? कांगेर वैली नेशनल पार्क के अंदर। याद रहेगा। चलिए, पहला चीज, इसका स्थापना कब हुआ है? 1982 में। किस जिले में मिलेगा? बस्तर जिला। कितना क्षेत्रफल है? 200 वर्ग किलोमीटर। ये आंकड़े हम लोग देख चुके हैं तो इसको मैं बार बार नहीं जा रहा हूं, रट चुके हैं। ठीक है। यहाँ प्रमुख जीव में पहला चीज याद रखिएगा, कौन सा प्रमुख जीव है? पहाड़ी मैना, जो नेचुरली उसका हैबिटेट है, ये यहाँ पाई जाएगी पहाड़ी मैना। ठीक है। पहाड़ी मैना का संरक्षण संवर्धन भी किया जाएगा। इसके अलावा आपको रिसस बंदर, रिसस बंदर याद रखिएगा, बंदरों में सबसे क्यूट बंदर माना जाता है। कौन सा बंदर? रिसस बंदर। लेकिन शैतान भी रहते हैं। कभी आप जगदलपुर जाते हैं या कांगेर वैली जाएंगे, आपको ऐसे थोक के भाव में बंदर दिखेंगे रोड पे, रिसस बंदर। वो याद रखिएगा, इतने शैतान है, अगर आप उनके पास कुछ खाने का भी ले जाते हो तो आपका हाथ से वो छीन के ले जाएंगे। कौन से बंदर है? रिसस बंदर। इसके अलावा आपको कौन सी गिलहरी मिलेगी? उड़न गिलहरी। ठीक है। बाघ, तेंदुआ और चीतल, ये सब आपको कहाँ मिलेंगे? कांगेर वैली नेशनल पार्क में। यह राष्ट्रीय उद्यान बस्तर वन मंडल के कोलेंग परिक्षेत्र में स्थित है। कौन से परिक्षेत्र में? कोलेंग सब डिवीजन आप बोल सकते हो। इसके अलावा यह जगदलपुर से 27 किलोमीटर दूर है। एक बार पूछा गया नेशनल हाईवे, कौन सा नेशनल हाईवे इससे होकर गुजरता है? एक बार का सवाल है, याद रखिएगा। नेशनल हाईवे 30, NH30 जो है वो आपके कांगेर वैली नेशनल पार्क से होकर गुजरता है, उसको पास करता है। उस रास्ते का नाम क्या है? तो कोंटा, NH30 कोंटा टू विशाखापट्टनम। क्या? NH30 कोंटा टू विशाखापट्टनम नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30। कहां से होकर गुजरेगा? अरे उस राजमार्ग का नाम कोंटा टू विशाखापट्टनम है। नेशनल हाईवे का नंबर अगर बोला जाए तो 30 है, और कोंटा से पहले है वो। कांगेर वैली देखिए, आपको मैं बताऊं तो कांगेर वैली जो है ये आपका बस्तर जिले में है, जबकि कोंटा किस जिले में मिलेगा? कोंटा किस जिले में मिलेगा? सुकमा में। ठीक है। तो बस्तर से ऐसे होकर आ रहा है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? कोंटा टू विशाखापट्टनम है बस्तर में वो। ठीक है। नेशनल हाईवे कौन सा नंबर का है? NH30। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का क्या है? सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। कुल क्षेत्रफल कितना है? 200 वर्ग किलोमीटर। कांगेर नदी इस घाटी से होकर बहती है, इस राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती है, इसलिए इसके कारण ही इसका नामकरण किया गया है। ठीक है। और सबसे सुंदर राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ का सबसे सुंदर। अगर आपको पूछा जाए छत्तीसगढ़ के 3 राष्ट्रीय उद्यान है, उसमें से सबसे सुंदर कौन सा है, तो कांगेर वैली नेशनल पार्क सबसे सुंदर माना जाता है। ठीक है। क्लियर है। चलिए, यहाँ क्या मिलेंगे आपको? साल मिलेगा, बीजा, साजा, हल्दू, चार, तेंदू, कोसम, बेत, बांस, इस टाइप के जो जंगली आपके क्या है वनस्पतियां हैं वो सभी पाए जाएंगे। पहाड़ी मैना का यहाँ संरक्षण किया गया। यह राष्ट्रीय उद्यान राजकीय जो पक्षी हमारी है क्या? पहाड़ी मैना, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? ग्रैकुला रेलिजियोसा पेनिनसुलेरिस, है ना। उसका संरक्षण किया जाता है। यह मनुष्य की आवाज या बोली की मिमिक्री कर सकते हैं, इसी कारण यह पर्यटकों के लिए आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। ठीक है। आपको पता होगा पहाड़ी मैना के बारे में बहुत सारे फैक्ट मैं आपको बता चुका था पहले ही, और उस टाइम मैं बताया था कि कांगेर वैली नेशनल पार्क में इसका क्या किया जाता है? संरक्षण किया जाता है, जब मैं पढ़ा रहा था तब। ठीक है। इसमें क्या क्या जीव मिलेंगे? तो हमको मिलेगा बाघ, तेंदुआ, चीतल, पहाड़ी मैना, उड़न गिलहरी और रिसस बंदर। ठीक। हाँ, ये आंकड़े आप रटने का नीड नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ। 1997 में यहाँ एक बार क्या हुआ था? वन्य जीवों का सर्वेक्षण हुआ था, मतलब जनगणना हुआ था।
वहां पे क्या क्या मिला था, 14 ठो शेर मिला था, 27 तेंदुआ, 53 चीतल, 207 जंगली सुअर। ठीक है, अब इसको रटना नहीं है, ये 1997 का, आप सोचो जमाने हो गए, अब ये मर गए होंगे, नए जानवर आ गए होंगे, तो ये आंकड़े काम के नहीं है। लेकिन हाँ, फैक्ट आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ आपको मिला मगरमच्छ, खरगोश, सांभर, उदबिलाव, अजगर, भेड़िए, सियार, जंगली बिल्ली, काले मुंह वाले बंदर, लाल मुंह वाले बंदर और मोर। अब आपको एक आंकड़ा और बता रहा हूं मैं, आप लोगों ने नाम सुना होगा भैंसा दरहा। भैंसा क्या होता है? भैंस को बोलते हैं, दरहा मतलब क्या होता है? पानी, गड्ढा है, दरहा मतलब गड्ढा। तो आप मान के चल सकते हो कि वहां भैंसा आया हुआ होगा और बैठा होगा, गड्ढा हो गया होगा, ऐसा नहीं है। भैंसा दरहा बेसिकली जाना जाता है मगरमच्छ का प्राकृतिक आपका जगह है। मैं आपको बताया भी था, भैंसा खाने नहीं आते हैं भाई, मगरमच्छ का प्राकृतिक रूप से वहां मगरमच्छ पाए जाते हैं। भैंसा दरहा वो जगह है जहां, जैसे आपको पता होगा कोटमी सोनार, कितने लोग बिलासपुर एरिया से हो प्रॉपर? आप लोग इधर से हो, आप लोगों को पता होगा कि जो कोटमी सोनार है वो एक गांव है ना, और उस गांव में पहले से प्राकृतिक रूप से क्या पाया जाता था? मगर हर तालाब में, इधर पता चला ये तालाब में 2 ठो है, वो तालाब में 4 ठो है। फिर सरकार के, हाँ वो सही था, सबको कलेक्ट करके एक तालाब में रख दिए और घेर दिए, फेंसिंग लगा दिए, इधर उधर मत जाओ, यहीं रहो सब। पता है कि नहीं? वैसे प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ पाया जाता है कहाँ? भैंसा दरहा में। ठीक है, यहाँ पे आपका कुटुमसर गुफा जो लाइमस्टोन से बना हुआ है, इसी कुटुमसर गुफा में क्या मिलती है? अंधी मछलियां। इसकी खोज पहली बार बिलासपुर के भूगोलवेत्ता डॉक्टर शंकर तिवारी ने किया था, और पहली बार वो पता लगा कि ये तो अंधी है ये मछलियां। ठीक है, अब गेरी उनके सामने लेके गए होंगे, मछली देखी ही नहीं होगी या जैसा भी है, उनके कारण ही इस मछली का वैज्ञानिक नाम पड़ा है, क्या? कैंपियोला संकराइन। उन्हीं डॉक्टर शंकर तिवारी के नाम से मछली का नाम कैंपियोला संकराइन रखा गया है। ठीक है, और ये कहां मिलेगा? छत्तीसगढ़ में एकमात्र कोटमसर की गुफा में मिलेगा। कुटुमसर लिखा रहता है या लिख देते हैं, एक्चुअल नाम इसका क्या है? कोटमसर, याद रहेगा। अंधी मछलियां पाई जा रही हैं। इसके अलावा मैं आपको बताया था भैंसा दरहा, कांगेर घाटी में भैंसा दरहा नामक स्थान है जहां पर प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ पाए जाते हैं। ठीक है, भैंसा दरहा में किसका संरक्षण किया जा रहा है प्राकृतिक रूप से? मगरमच्छ। नहीं, आगे बढ़े। तीरथगढ़ जलप्रपात ये भी बता चुका हूं। ठीक है, ये आपकी जो कांगेर नदी है उसकी सहायक नदी मुनगा बहार वो बनाती है कौन सा जलप्रपात? तीरथगढ़ जलप्रपात। इसके अलावा यहाँ पे आपको मिलता है बटरफ्लाई पार्क। यहाँ पे आपको क्या दिखेंगे? रंग बिरंगी तितलियां, बटरफ्लाई। बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था 1982 में, याद रखिएगा 1982 में इसका स्थापना हुआ है। 85 में बनाया गया, इसको क्या 2 वर्ष बाद बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया गया। और जब घोषित हुआ ना, तो ऐसा प्रतीत हुआ कि भैया ये तो हमारा क्या है, एशिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है, ऐसा प्रतीत हुआ, बस बना नहीं। याद रखिएगा वर्तमान में बायोस्फीयर रिजर्व ये नहीं है। मतलब पहले क्या हुआ, 1982 में ये बना है, 3 साल बाद 85 में क्या बोले कि इसको बायोस्फीयर रिजर्व बना देंगे, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हिंदी में बोले तो। लेकिन वो नहीं बनाया गया, बस घोषणा हुआ था। जब घोषणा हुआ तो क्या लगा, एशिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है, लेकिन नहीं है। हमारे छत्तीसगढ़ में एक ही बायोस्फीयर रिजर्व है, कौन सा? अचानकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, जो देश का 14वें क्रम का है, 14th नंबर का है, 2005 में बना है। उसको भी मैं बताऊंगा उसके आंकड़े। यहां तक क्लियर है क्या? क्विक रिवीजन में स्थापना 1982 किस जिले में है? बस्तर। कितना क्षेत्रफल है? 200 वर्ग किलोमीटर। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, किस नदी के कारण इसका नाम पड़ा है? कांगेर नदी। कौन सी गुफा प्रसिद्ध है? कोटमसर गुफा। ठीक, कोटमसर। हाँ, कौन सा जलप्रपात है? तीरथगढ़ जलप्रपात। मगरमच्छ कहाँ पाया जाएगा? भैंसा दरहा। भैंसा दरहा जलप्रपात है, लेकिन भैंसा दरहा स्पेशल जगह है वहां पे, जैसे कोटमी सोनार में आपको बोला, वहां आपका देखिए 3 जगह मैं आपको याद दिला दूं। एक है मगरमच्छ का, ऐसी बता दे रहा हूँ। एक है कोटमी सोनार, जहां पे क्या करेंगे, उसको आर्टिफिशियली हम लोग रखेंगे। दूसरा है भैंसा दरहा, जहां प्राकृतिक रूप से मिलेगा। और तीसरा है जाटलूर नदी,
वहां भी प्राकृतिक रूप से मिलेगा। कौन सी नदी? जाटलू नदी। तो आपको पूछा जाए मगरमच्छ इन तीनों में से कहाँ मिलेगा, तो तीनों जगह मिलेगा। तो अगर पूछा गया कभी आपको निम्नलिखित में से कौन से जगह पर मगरमच्छ नहीं पाया जाता और ये तीनों नाम है, तो जो अगला रहेगा उसको लगाना रहेगा, इन तीनों जगहों पर मगरमच्छ मिलेगा आपको। ठीक, राजकीय पक्षी का यहीं पे संरक्षण होगा। उड़न गिलहरी, रिसस बंदर ये भी मिलेगा आपको। और बायोस्फीयर रिजर्व ये 1850 क्या किया गया था, 1985 में घोषित किया गया था। तो ये जब हो जाता, अगर सच में बन जाता, तो ये एशिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व काउंट होता है, एशिया, भारत भी नहीं। ठीक है, लेकिन नहीं बना। इतना तक क्लियर है क्या? चलिए, भैंसा दरहा ये है मगरमच्छ। इसके अलावा आपका ये है कोटमसर गुफा, ओरिजिनल कोटमसर ऐसा है, ये रियल है, छत्तीसगढ़ शासन का वो भी लगा हुआ है। ठीक है, ऐसा दिखता है आपका कोटमसर का गुफा, और इतना अंधेरा है। यहाँ क्या मिलती है? अंधी मछलियां। अंधी मछलियों का वैज्ञानिक नाम क्या बताया था मैं? कैंपियोना संकराइन। ठीक है, किसने खोजा था? बिलासपुर के भूगोलवेत्ता डॉक्टर शंकर तिवारी ने। ठीक है, और अंतिम है आपका तीरथगढ़ जलप्रपात, ये भी ओरिजिनल है। नहीं, हंदावाड़ा है वो। मैं आपको बाहुबली जलप्रपात बताया हूँ, वो हंदावाड़ा जलप्रपात है। ठीक है, ये है बटरफ्लाई पार्क वहीं का। इतने फैक्ट मैं बताया था, बटरफ्लाई पार्क है, तीरथगढ़ जलप्रपात है, भैंसा दरहा है, हो गया खत्म। चलिए, थैंक यू।